गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अवनेश सिंह तोमर और आज हम पूरी केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं भाई, जो एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ आपकी डेली रूटीन लाइफ जो होती है, दैनिक जीवन जो होता है, उसके लिए भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज हम पढ़ने वाले हैं मुख्य रूप से जल के प्रकार। जल के प्रकार यानी कि कठोर जल और मृदु जल को पढ़ने वाले हैं। आज तक आपने केवल 2-3 शब्दों में ही इसी की व्याख्या देखी होगी। मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूं इसकी कि वास्तव में कठोर जल जो साबुन होता है उसके साथ झाग क्यों नहीं देता, क्या कारण होता है। डायरेक्ट हम एक शब्द में लिख लेते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या होती है भाई। तो कुछ चीजें हैं जिनके लिए अगर टाइम दिया जाए तो नॉलेज मिलती है भाई, तो वहां से नॉलेज लेनी चाहिए। मैं आपको 2 शब्दों में भी खत्म करा सकता हूं, लेकिन मेरा काम है आपको नॉलेज देना और रसायन विज्ञान में आपकी रुचि को बढ़ाना, ताकि हर चीज को आप समझना जरूर सीख जाए। बड़ी पढ़ने का बेस्ट तरीका यही होता है ताकि आप रटना छोड़ दें और चीजों को समझना शुरू करें। तो बहुत ध्यान से और बिना स्किप किए इस चीज को देखना। तो मैं 100% कह सकता हूं भाई कि जब लास्ट में आप कंप्लीट वीडियो करेंगे तो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग, मतलब अपने आप को समझेंगे कि हाँ मैं चीजों को समझ चुका हूं भाई। सही है, तो ये है आपकी 99 वीडियो, सही है, केमिस्ट्री की। तो देखते हैं, और हमने बहुत ही बेसिक तरीके से चीजों को पढ़ते हुए आए हैं। आपको अगर ये वीडियो बिल्कुल लास्ट में पसंद आती है भाई, तो कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी, और एक लाइक जरूर करें भाई, और अपने हर एक फ्रेंड को इस वीडियो को शेयर जरूर करें। देखो, जल के बारे में हम पढ़ रहे थे पिछली सारी वीडियो में, जल क्या होता है, किस प्रकार का, सारी चीजें हमने पढ़ी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसके प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ वाटर। टाइप्स ऑफ वाटर, तो ये मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई? 2 प्रकार का। एक तो मृदु जल, मृदु जल, या इसे सॉफ्ट वाटर कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं भाई? सॉफ्ट वाटर कहते हैं। या फिर, और इसके अतिरिक्त तो दूसरा होता है आपका कठोर जल। दूसरा क्या होता है भाई? कठोर जल, यानी कि हार्ड वाटर। क्या होता है? हार्ड वाटर होता है। तो आप ध्यान दे देखो कि मृदु जल क्या होता है और कठोर जल क्या होता है। मृदु जल और कठोर जल को परिभाषित करने के लिए तुलनात्मक तरीका अपनाया गया है, और वो अपनाया गया है आपका सोप, यानी कि साबुन से। साबुन के साथ इनकी क्रिया को देखा जाता है और उसी आधार पर बताया जाता है कि वास्तव में ये मृदु जल है और ये कठोर जल। जैसे अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम ये कहते हैं भाई कि वह जल जो साबुन के साथ, साबुन के साथ झाग, या फिर फैन कहते हैं इसे, साबुन के साथ झाग देता है, उसी को हम क्या कहते हैं भाई? मृदु जल। यानी कि जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग दे और कपड़ों को साफ करने में, कपड़ों से महल निकालने में बहुत सुविधाजनक हो, उसी को हम क्या कहते हैं? मृदु जल। और एक दो बातें याद रखेंगे, इसका प्रयोग कपड़े धोने में, इसीलिए इसका प्रयोग, इसी जल का प्रयोग हम कपड़ों को धोने में करते हैं, और साधारणतः इसी जल का प्रयोग हम पेय यानी कि पानी पीने के लिए करते हैं। तो आप याद रखेंगे, पीने में मृदु जल का ही प्रयोग होता है, और सामान्यतः खाना बनाने में भी इसी का। तो आप एक शब्द में कह सकते हैं, जो डेली रूटीन लाइफ होती है, उसमें आप किस जल का प्रयोग करते हो? मृदु जल का। तो आप इस वाली लाइन को समझ गए होंगे भाई। अब हम देखते हैं हार्ड वाटर, यानी कि कठोर जल क्या होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से इसकी भी डेफिनेशन है भाई, कि जो साबुन के साथ झाग नहीं देते हैं, या फिर बहुत कम मात्रा में देते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कठोर जल या फिर हार्ड वाटर। क्या कहते हैं? कठोर जल या फिर हार्ड वाटर। अगर मैं एक शब्द में बात करूं कि ये कठोर वाटर क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनमें लवण घुले होते हैं। तो अभी हम इन लवणों के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। अभी इसी शब्द को याद रखें कि जल जो कठोर होता है वो क्यों होता है? क्योंकि इसमें लवण घुले होते हैं, और ये लवण इतने घातक होते हैं जितना आप नहीं सोच सकते भाई। सही है, तो इसीलिए ना तो इस जल का प्रयोग कपड़े धोने में करते हैं, ना ही इस जल का प्रयोग कपड़े धोने में करते हैं। क्यों नहीं करते हैं?
क्योंकि इसमें हमारा साबुन बहुत ज्यादा खर्च होता है। ज्यादा क्यों खर्च होता है उसकी अभी डिटेल बताऊंगा मैं। तो इसीलिए ज्यादा साबुन खर्च होने की वजह से इस जल का प्रयोग नहीं करते। दूसरा, ना तो पीने में इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब हम इसे पी लेंगे तो ये हमारे शरीर में जाकर बॉडी के अंदर होने वाली जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन हैं, उनके लिए उनको डिसऑर्डर कर देता है। जो संतुलित तरीके से हो रही हैं वो संतुलित तरीके से फिर नहीं होती हैं। तो इसीलिए ना तो पीने में इसका प्रयोग करते हैं और ना ही खाने में, क्योंकि खाने के माध्यम से भी ये हमारे अंदर चला जाएगा भाई। और देखो, खाने के माध्यम से अगर इस वाटर का प्रयोग हम करेंगे तो गर्म करने पर जल वाष्पित होकर निकल जाता है और लवण अधिक मात्रा में उसमें रह जाते हैं। एक चीज और होती है बॉयलर, सही है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो बॉयलर में भी हम हार्ड वाटर यानी कि कठोर जल का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? जैसे मान लो बॉयलर में हमने इसे गर्म किया तो बॉयलर की जो सतह है उस पर ये लवण जम जाते हैं जो इसमें घुले हुए हैं। जब ये लवण इसकी सतह पर घुल जाएंगे तो इसे गर्म करने के लिए, जल को हीट करने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जिसमें आर्थिक रूप से खर्चा ज्यादा आएगा। इसीलिए कौन सा वाटर लेते हैं भाई? सॉफ्ट वाटर। याद रखेंगे। आपने देखो ये बात नोटिस भी की होगी, कभी आप अपने घर पर एक कुकर या किसी भगोने में पानी को गर्म करना और 3-4 बार गर्म करना, एक बार गर्म करके निकाल देना, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, तो आप देखेंगे उसके चारों ओर एक सफेद कलर की पपड़ी जम गई है। उसके चारों ओर सफेद कलर की एक पपड़ी जम गई है। तो वो इसी प्रकार के लवण होते हैं जो पीने योग्य साधारण जल होता है उसमें भी लवण पाए जाते हैं, लेकिन ना के बराबर, बहुत कम। तो जब आप गर्म करेंगे तो वो उसकी सतह पर जम जाएंगे और कई बार जब जमा करेंगे, गर्म करेंगे उसे, तो उसकी सतह पर एक मोटी पपड़ी जम जाएगी जो मुख्य रूप से इन्हीं की होती है। तो आप इतनी बात समझ पा रहे होंगे भाई। बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं ताकि किसी भी चीज में आपको कोई समस्या नहीं आए। अब हम देखते हैं कठोर जल में ये जो कठोरता है वो वास्तव में होती किस प्रकार की है। सही है, तो आप हेडिंग लिख सकते हैं जल की कठोरता, हार्डनेस ऑफ वाटर। जल की कठोरता यानी कि हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है भाई? देखें, देखो ध्यान से बहुत। जल की कठोरता, जल की कठोरता क्या होती है? तो ये 2 प्रकार की होती है। जल की कठोरता मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। सबसे पहली देखेंगे अस्थायी कठोरता। पहली क्या कहलाती है भाई? अस्थायी कठोरता कहलाती है और दूसरी कहलाती है स्थायी कठोरता। दूसरी क्या कहलाती है? स्थायी कठोरता। तो आपको ये दोनों बातें याद रखनी है, एक तो स्थायी कठोरता होती है और दूसरी अस्थायी। तो कठोरता देखो कोई सी भी हो, कठोरता कोई सी भी हो, इन दोनों में से कोई सी भी, दोनों में से कोई सी भी कठोरता साबुन के साथ झाग, साबुन के साथ झाग नहीं बनने देती है। साबुन के साथ झाग नहीं बनने देती है। इनकी डिटेल अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह जरूर समझाना चाहूंगा भाई कि वास्तव में साबुन के साथ ये झाग क्यों नहीं देते। ये तो हमने पढ़ लिया, कुछ लवणों के कारण नहीं देते। तो वो लवण कौन कौन से होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। देखो, कुछ लवण जो होते हैं वो मुख्य रूप से आप देख सकते हैं। देखो, जैसे अगर अस्थायी कठोरता की बात की जाए, अस्थायी कठोरता, पहले कठोरता पर ही हम चलते हैं। देखो, अगर जल की कठोरता की बात की जाए तो कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कुछ लवण होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कुछ लवण होते हैं और उन लवणों का देखो मैं नाम लिख रहा हूं। जैसे एक बाइकार्बोनेट लवण होता है, बाइकार्बोनेट लवण, सही है। दूसरा होता है सल्फेट लवण और तीसरा होता है क्लोराइड लवण और चौथा होता है नाइट्रेट लवण। तो इन मैग्नीशियम और कैल्शियम, इन दोनों धातुओं के बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट, इनके साथ लवण बने होते हैं जो अस्थायी और स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये क्या होते हैं? देखो, आपने अगर हमारे शुरू के वीडियो पढ़े हों तो आपको अच्छी तरह से पता होगा भाई। मैं आपको यह भी सिखा चुका हूं
कि बाइकार्बोनेट आयन कौन सा होता है, सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट, ये आयन कौन कौन से होते हैं और इनके धातुओं के साथ लवण कैसे बनते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया होगा भाई, बाइकार्बोनेट आयन होता है H2HCO3- और ये कैसे बनता है भाई, जब हाइड्रोजन आयन कार्बोनेट आयन से क्रिया करता है। जब हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट आयन आपस में मिल जाते हैं तो देखो प्लस का 1 माइनस का 2, तो जब घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, ये आ गया HCO3। तो ये होता है बाइकार्बोनेट आयन। सल्फेट आयन क्या होता है, सल्फेट आयन होता है SO4-K2। क्योंकि देखो अगर इन चीजों को वास्तविक रूप से समझना है तो इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। क्लोराइड आयन होता है Cl- और नाइट्रेट आयन होता है NO3-K2। और मैं आपको लवण बनाना भी सिखा चुका हूं। जैसे कैल्शियम Ca+2 आयन बनाता है, मैग्नीशियम Mg+2 आयन बनाता है, ये आप पढ़ चुके हैं। कैल्शियम का Ca+2 आयन, मैग्नीशियम का Mg+2 आयन होता है। अगर बाइकार्बोनेट इसके लवण बनाने हैं हमें, सही है, तो देखो कैल्शियम का, देखो 2 अगर चार्ज है, इस पर 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। सारी बातें मैंने समझाई हैं आपको, पिछला वीडियो आप देख लेना तो मैं बता दूंगा। देखते हैं, देखो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट बनता है CaHCO3 का होल ट्वाइस, और मैग्नीशियम लवण भी इसी प्रकार से बनेगा MgH2HCO3 का होल ट्वाइस। अगर सल्फेट लवण की हम बात करें तो सल्फेट लवण बनता है CaSO4 और ये बनता है MgSO4। क्लियर है भाई। अगर क्लोराइड लवण की हम बात करें, किसकी बात करें भाई, क्लोराइड लवण की, तो क्लोराइड लवण कैसे बनते हैं, CaCl2, इसे कैल्शियम क्लोराइड बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और देखो मैग्नीशियम क्लोराइड और नाइट्रेट लवण भी आपसे बनाने आते हैं भाई, कि MgNO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि चार्ज का मतलब क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, और दूसरा CaNO3 का होल ट्वाइस। तो ये कुछ प्रमुख लवण होते हैं, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों और ये दोनों, ये सारे के सारे घुले होते हैं, किसी में कोई कम किसी में ज्यादा, लेकिन घुले जरूर होते हैं। अब आपसे अगर बात की जाए कि अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है और स्थायी कठोरता, तो याद रखेंगे अस्थायी कठोरता जो होती है मुख्य रूप से कैल्शियम और मैग्नीशियम के, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण घुले होने के कारण, यानी कि कौन कौन से, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों लवण अगर घुले होंगे तो क्या होगी, उसमें कठोरता होगी, कौन सी, अस्थायी कठोरता। सही है। अगर बाकी के लवण जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम के नाइट्रेट घुले, सल्फेट घुले हों, नाइट्रेट घुले हों या फिर क्लोराइड, तो कौन सी कठोरता होती है, स्थायी कठोरता। तो कौन सी कठोरता होती है भाई, स्थायी कठोरता। तो आप लवणों के बारे में समझ गए होंगे, सही है, कौन कौन से लवण होते हैं। स्थायी अस्थायी कठोरता कौन सी होती है, जिसमें बाइकार्बोनेट लवण घुला होता है। स्थायी कठोरता कौन सी होती है, जिनमें सल्फेट, नाइट्रेट और क्लोराइड लवण घुले होते हैं। अब देखो मैं आपको यह समझा, इसके बाद आगे को हमें पढ़ना है कि इन्हें दूर कैसे किया जाता है, तो वो अभी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लें कि साबुन इनके साथ झाग क्यों नहीं देता, साबुन इनके साथ झाग क्यों नहीं देता। सही है। तो देखो आप ये जरूर जानते होंगे भाई कि साबुन होता क्या है, साबुन होता क्या है, आगे हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में जरूर साबुन के बारे में, तो मैं आपको साबुन की भी पूरी नॉलेज दूंगा, जो चीजें नहीं भी आती हैं उन पर भी मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि नॉलेज होनी चाहिए उन चीजों की। तो आप समझें साबुन जो होते हैं, ध्यान से लिखना भाई और पढ़ना, साबुन जो उच्च वसा अम्ल हैं, उच्च वसा अम्ल, उनके या तो सोडियम लवण होते हैं या फिर पोटेशियम, यानी कि साबुन भी एक प्रकार का क्या है, लवण। साबुन भी एक प्रकार का क्या है भाई, लवण। और साबुन जल में घुलनशील होता है, यानी कि साबुन के सोडियम लवण की बात करें या फिर पोटेशियम लवण की हम बात करें
तो ये क्या होता है जल में घुलनशील। जैसे नमक या चीनी जल में घुल जाती है, बिल्कुल साबुन जल में उसी प्रकार से घुल जाता है, साबुन जल में बिल्कुल उसी प्रकार से घुल जाता है। और देखेंगे ये उच्च वसा अम्ल क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, एक का नाम बता रहा हूं, स्टेरिक अम्ल। एक क्या होता है भाई, स्टेरिक अम्ल, ये उच्च वसा अम्ल है, ये उच्च वसा अम्ल है। C15, C17, C17, H35, COOH, ये स्टेरिक अम्ल का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है भाई, स्टेरिक अम्ल। देखो बहुत उच्च, यानी कि उच्च का मतलब है हाई कार्बन एटम वाला, कितने 17 और एक 18 कार्बन परमाणु वाला। अगर इसका सोडियम लवण बना दोगे तो साबुन बन जाएगा, इसका पोटेशियम लवण बना दोगे तो साबुन बन जाएगा। वो हार्ड और सॉफ्ट साबुन होते हैं, तो सोडियम वाला ले रहे हैं। देखो हमने बनाया C17, H35, COONA, ये है साबुन, यही क्या कहलाएगा भाई, साबुन। क्लियर है, इसका नाम होगा सोडियम स्टेरेट, सोडियम स्टेरेट इसका नाम होगा। क्लियर है। अगर देखो जो हमारा जल है, इसमें अगर हम साबुन को जल में घोलेंगे तो विलय हो जाएगा, बिल्कुल घुल जाएगा। लेकिन अगर इसमें कोई कठोरता हुई, कठोरता का मतलब है कोई लवण हुआ, तो क्या होगा, जैसे मान लो कैल्शियम के क्लोराइड की, कैल्शियम के क्लोराइड की इसमें अशुद्धि है। किसकी कठोरता है भाई, कैल्शियम के क्लोराइड की। कैल्शियम का क्लोराइड इसमें घुला हुआ है, तो होगा क्या, जैसे ही ये जल में घुला हुआ है भाई, ये कठोरता क्या है, जल में घुली हुई है। जैसे ही आप इसे साबुन में घोलोगे, जैसे ही इसे साबुन को आप इसमें घोलोगे, तो ये आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं। कैसे, ये जो है कैल्शियम के साथ लवण बनाता है, इसका लवण बनेगा C17, H35, COO का होल ट्वाइस Ca प्लस NaCl, और क्या बन जाएगा, नमक। तो देखो नमक तो जल में घुलनशील है, नमक तो जल में घुलनशील है, जल में घुल जाएगा। लेकिन ये अपक्षेप बनता है, ये क्या बनता है, अपक्षेप, जल में घुलनशील नहीं है। सही है। और इसी कारण साबुन जल में झाग नहीं देता। अब मैं देखो बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझा रहा हूं। ये है साबुन, अगर इसे आप जल में घोलेंगे तो झाग मिलेंगे। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही आपने साबुन घोला, उसने कैल्शियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर ली, और साबुन घुला, इससे अभिक्रिया करके अपक्षेप बन गया। जैसे रेत जम जाता है नीचे पानी के, तो बिल्कुल वैसे ही जम जाएगा। तो अब साबुन बचा क्या, साबुन में, साबुन बचा क्या जल में, साबुन तो अपक्षेप के रूप में नीचे पहुंच गया। तो अब झाग कैसे होंगे, आप खुद ही बताओ भाई। अब झाग नहीं हो सकते, नहीं, अब झाग नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि जो साबुन है अब तो वो अपक्षेपित हो चुका, अब घुल ही कहां रहा है। और इसी कारण देखो जितनी भी कठोरता होगी, यानी कि जितने भी लवण होंगे, वो सीधे साबुन को अपक्षेपित करते रहेंगे। आपने घिसा फिर वो अपक्षेपित हो गया, आपने घिसा फिर वो अपक्षेपित हो गया। तो जब तक ये लवण जल में रहेंगे, आपके झाग नहीं बन सकते। और जैसे ही जल में से ये लवण खत्म हो जाएंगे, कहने का मतलब है जैसे ही सारे का सारा लवण अपक्षेप में बन जाएगा, जल में क्या होने लगेंगे भाई, झाग होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे, झाग होने लगेंगे। तो आप अब समझ गए भाई कि झाग क्यों नहीं बनते, क्यों नहीं बनते, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के उच्च वसा लवण बन जाते हैं, जो अपक्षेपित हो जाते हैं। साबुन के उच्च वसा लवण बन जाते हैं, जो अपक्षेपित हो जाते हैं, ये घुलते नहीं। इसी कारण से साबुन झाग नहीं दे पाता। अब तो क्लियर है भाई, आप लिख लेना बहुत अच्छी तरह से एक एक शब्द जो मैंने बोला है। इसके बाद देखो अब कठोरता देखते हैं हम दूर कैसे किया जा सकता। तो हेडिंग लिख सकते हैं, कठोरता को दूर करने के उपाय या विधि। अब तो देखो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। ऐसा आप पूरे YouTube पर कहीं भी पढ़कर देख लेना। अगर आपको कोई भी पढ़ा दे तो मुझे वीडियो सेंड कर देना, अगर किसी ने पढ़ाया हो इतना तो। सही है भाई। देखो कठोरता हमने देखी, कठोरता मुख्य रूप से दो प्रकार की, एक तो अस्थायी और दूसरी किस प्रकार की थी भाई, स्थायी और अस्थायी। अस्थायी कठोरता किसके कारण थी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। क्या थे भाई, बाइकार्बोनेट।
क्लियर है। अब देखो इसे दूर कैसे किया जा सकता है, इसे दूर गर्म करके आसानी से किया जा सकता है। गर्म करके, आप लिख लें पूरी बात, अस्थायी कठोरता को गर्म करके आसानी से दूर किया जा सकता है। और यह भी कहा जाता है भाई कि वह कठोरता जो गर्म करने पर दूर हो जाती है, जो कठोरता गर्म करने पर आसानी से दूर हो जाती है, उस कठोरता को ही अस्थायी कठोरता कहते हैं। कैसे, देखो मान लो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट है आपके पास, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट है, सही है, ये जल में घुला हुआ है, आपको पता ही नहीं चल रहा, जैसे नमक घुल जाती है जल में तो आपको पता ही नहीं चल रहा भी ये है या नहीं, आपने अभी से क्या कर दिया, गर्म, तो ये कैल्शियम का कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैल्शियम का कार्बोनेट, और जल बनेगा और यहां से निकलेगी CO2, सही है। तो ये जो होता है ये घुलनशील नहीं होता, ये बिल्कुल रेत की तरह जल में नीचे आ जाएगा, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं, नीचे अपक्षेप रह जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, जल, तो ये कैसा हो जाता है, अपक्षेप। तो याद रखेंगे, गर्म करके अस्थायी कठोरता को आसानी से दूर किया जा सकता। और भी कुछ उपाय हैं कि इसके स्थान पर या तो बुझा हुआ चूना डाल दो इसमें, या फिर दूधिया चूना, बुझा हुआ चूना या फिर दूधिया चूना, या फिर दूधिया चूना, नहीं तो फिर सोडियम कार्बोनेट, नहीं तो फिर सोडियम कार्बोनेट, तो इनमें से कोई सा भी पदार्थ मिला दो। इन पदार्थों को मिलाने से भी अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। कैसे, देखो एक एग्जांपल बता देता हूं, सारे तो नहीं भाई, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। बुझा चूना मिला रहे हैं भाई, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, सही है, इसे बुझा चूना हमने मिलाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या मिलाया भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इससे हमें क्या प्राप्त होने वाला है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या प्राप्त होगा भाई, कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनता है, अपक्षेप के रूप में। अब जल कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, मृदु। तो ये वाली बातें समझ में आई, क्लियर है। तो इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाना, सही है, ये भी मैं ज्यादा ही बता रहा हूं ताकि आपको हर चीज की नॉलेज बहुत अच्छी तरह से हो जाए, क्लियर है भाई। अगला देखते हैं स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता कहते किसे हैं, स्थायी कठोरता आप ये कह सकते हैं जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड घुले हों, उसमें सल्फेट घुले हों, उसमें नाइट्रेट घुले हों, तो उसे क्या कहते हैं, स्थायी कठोरता। या दूसरी डेफिनेशन ये होती है कि वह कठोरता जिसे गर्म करके दूर नहीं किया जा सकता, वह कठोरता जिसे गर्म करके दूर नहीं किया जा सकता, उस कठोरता को क्या कहते हैं, हम स्थायी कठोरता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, स्थायी कठोरता कहते हैं। तो आप ये समझ गए। अब स्थायी कठोरता को कैसे दूर किया जाता है, तो स्थायी कठोरता को बिल्कुल बेसिक तरीका है इसे दूर करने का, एक विधि है भाप आसवन विधि। क्या है भाई, भाप आसवन विधि। ये क्या होती है, देखो सारे के सारे जल को गर्म करें और गर्म करके भाप बनाएं और भाप को अलग इकट्ठा कर लें, जितने भी लवण हैं वो पानी में रह जाएंगे और भाप जब अलग आ जाएगी तो उसका संघनन करा लेंगे। आप समझ रहे हैं, जैसे हम नमक का पानी गर्म करें, आप देखो बिल्कुल वही वाली क्रिया है, नमक का पानी गर्म करें तो धीरे 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 सारे का सारा जल भाप बनकर उड़ जाता है। और बर्तन में क्या नमक कभी भाप बनी आज तक, नहीं बनती, तो नमक किस में रह जाएगी, पानी पात्र में, और भाप बनकर जल क्या होगा, अलग। तो बिल्कुल वही प्रोसेस होता है भाप आसवन, भाप बनाकर सारा जल अलग कर लो और लवण क्या होंगे, बर्तन में रह जाएंगे, क्लियर है। और दूसरी विधि होती है कि सोडियम कार्बोनेट मिला दो, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट याद रखें भाई, सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार की कठोरताएं दूर हो जाती हैं। स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरताएं दूर हो जाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं, कैल्शियम का क्लोराइड लिया हमने, या कैल्शियम का क्लोराइड ही लिया मान लो, तो उसकी अभिक्रिया किससे कराई हमने, सोडियम के कार्बोनेट से, तो सोडियम नमक बनेगा और कैल्शियम का कार्बोनेट, तो क्या बनेगा भाई, कैल्शियम कार्बोनेट और नमक। नमक घुलनशील होती है और वैसे भी साबुन सोडियम लवण ही तो था, तो इसका वैसे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, कैल्शियम जो कठोरता है वो क्या होगी, अलग हो जाएगी बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं,
दो प्रमुख विधि मैंने आपको बताई स्थायी कठोरता को दूर करने की। एक तो सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म कर दो, दूसरा भाप आसवन विधि। एक और होती है परम्यूटेड विधि, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन भी बनता है भी। एक और विधि होती है क्या करने की, स्थायी कठोरता को दूर करने की, और इस विधि से भी कौन सी विधि है भाई, परम्यूटेड विधि। और इस विधि से भी अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार की कठोरताओं को दूर किया जा सकता है, दोनों प्रकार की कठोरताओं को दूर किया जा सकता है। अब ये होता क्या है आप समझें, ये होता क्या है, मतलब इस विधि में होता क्या है, इसमें एक यौगिक है और उस यौगिक को ध्यान रखें भाई, इसमें परम्यूटेड सोडियम जियोलाइट नाम का एक यौगिक होता है, सही है। इसका सूत्र होता है Na2Al2SI2O8.XH2O। वास्तव में इसका जो रियल नेम होता है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, यह इसका नाम होता है। तो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं भाई, जल के साथ, और जल के साथ यह अभिक्रिया करके मुख्य रूप से उसमें स्थायी कठोरता को दूर कर देता है। कैसे, देखो मैं एक अभिक्रिया बता देता हूं। ये यौगिक बहुत बड़ा है और ये पूरे का पूरा स्थायी होता है, ये इस अभिक्रिया में क्रिया नहीं करता, तो इस पूरे को मान लिया हमने जेड स्टार। क्या मान लिया भाई, जेड स्टार। तो अब इसे कैसे लिख सकते हो आप, सोडियम जो ये यौगिक है उसे हम लिख सकते हैं Na2Z स्टार। क्या लिख सकते हैं, Na2Z स्टार, क्योंकि ये अभिक्रिया नहीं करता आगे का। तो देखो आपने कोई भी यौगिक लिया, जैसे अभी हम क्या ले रहे थे भाई, जैसे कोई भी यौगिक ले सकते हैं, सल्फेट ले लो मान लो, या क्लोराइड ले लो, कैल्शियम का क्लोराइड, ये अशुद्धि के रूप में है। आपने उसमें परम्यूटेड सोडियम जियोलाइट मिलाया, परम्यूटेड सोडियम जियोलाइट मिलाया, तो आप क्या लिखेंगे भाई, Na2Z स्टार। क्लियर है। और जब इसकी अभिक्रिया कराओगे तो ये नमक बन जाएगा और ये बाकी का पूरा यौगिक, तो ये क्या बना आपका CaZ स्टार और नमक। और ये कैसा होता है, अपक्षेपित। कैसा होता है भाई, अपक्षेपित। तो याद रखेंगे इस प्रकार से सारी अशुद्धियों को ये पृथक कर देता है और आपको क्या प्राप्त हो जाता है, मृदु जल। इसके अतिरिक्त एक देखो तीन विधि हो गई, भाप आसवन विधि द्वारा, परम्यूटेड विधि द्वारा, इसमें हम सोडियम परम्यूटेड या परम्यूटेड सोडियम जियोलाइट का प्रयोग करते हैं और ये अविलय होता है, ये अविलय होता है। तो इसीलिए इसके प्रयोग के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, मृदु जल। एक यौगिक और होता है, उसे और लिख लेते हैं, उसका नाम है देखो सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट। सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट, देखो मैं लिख देता हूं, सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट, सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट, ये होता है Na5P3O10, सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट। तो ये यौगिक होता है भाई, सही है। तो ये यौगिक भी स्थायी और अस्थायी, स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरताओं को दूर करने में सक्षम होता है। इसकी अभिक्रिया भी बिल्कुल वैसे ही होगी, सोडियम अलग हो जाएगा और सोडियम का क्लोरीन के साथ जो यौगिक बनता है वो कैसा होता है, घुलनशील। तो देखो ये सारी चीजें हमने पढ़ी और इससे अलग आपका क्वेश्चन नहीं आएगा अगर इस टॉपिक से आता है तो। और मैंने इतनी बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया है, शायद आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो समझ में नहीं आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें और कमेंट में लिखें कि वीडियो कैसी लगी। एक लाइक जरूर करें भाई और अपने हर एक मित्र को इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सकता है शेयर जरूर करें। धन्यवाद।